गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने अध्याय 3 मानव जनन में नर जनन तंत्र तक बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है फीमेल 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 रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, नर जनन तंत्र की बात कर ली थी। अब आज जो बात करेंगे मादा जनन तंत्र की बात जो है वो करने वाले हैं कि मादा जनन तंत्र जो है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मादा में उपस्थित वे अंग जो उसके अंदर जनन की क्रिया में भाग लेते हों, उन अंगों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, मादा जनन तंत्र कहा जाता है। मादा में अगर बात करें अंगों की, जनन अंगों की, तो कौन कौन से अंग है जो भाग लेते हैं, तो उनमें अंडाशय, इसको हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसे ओवेरी बोला जाता है। 2 नंबर जिसकी बात करेंगे अंडवाहिनी, 2 नंबर किसकी बात करेंगे, अंडवाहिनी की बात करेंगे, इसे ओविडक्ट बोला जाता है। 3 नंबर हम बात करेंगे गर्भाशय, इसे यूटेरस बोला जाता है। 4 नंबर पे हम लोग बात करेंगे गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा की बात करेंगे, यूटेरस निक की बात करेंगे। 5 नंबर पे बात करेंगे योनि, किसकी बात करेंगे, वेजाइना की बात करेंगे। 6 नंबर पे हम लोग जो बात करेंगे बाह्य जननेंद्रिय अंग, बाह्य जननेंद्रिय अंगों की जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडाशय की। सबसे पहले किसकी शुरुआत करते हैं, अंडाशय की शुरुआत जो है वो करते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ओवेरी, अंडाशय। देखिए, जिस प्रकार से नर जनन तंत्र के अंदर हमने प्राथमिक जननांग की बात की थी। देखिए, प्राथमिक जननांग जैसे नर जनन तंत्र के अंदर कौन था, वृषण थे, टेस्टिस थे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि प्राथमिक जननांग कौन से होंगे, तो वो कौन होंगे, अंडाशय। और बाकी जो आपको ये दिख रहे हैं ये कौन से होंगे, ये होंगे द्वितीयक जननांग। ठीक है, तो प्राथमिक जननांग की बात करते हैं तो प्राथमिक जननांग अंडाशय होता है। अंडाशय जो है एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी जो है वो होते हैं। और ये देखिए, वृषण जो थे वो तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित थे, लेकिन ये उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं, उदर गुहा के आधारीय भाग में स्थित होते हैं। उदर गुहा कहाँ स्थित होते हैं, आधारीय भाग में स्थित होते हैं। अंडाशय के बाहर आवरण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाशय के बाहर आवरण पाया जाता है। और यह आवरण जो है वो अंडाशय पीठिका से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय। मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। अंडाशय पीठिका से जो है ये बना हुआ होता है। ठीक है, आवरण पाया जाता है जो अंडाशय पीठिका से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग बात करें अंडाशय पीठिका की, ठीक है, स्ट्रोमा भाग जो होता है, इसमें भी 2 भाग होते हैं। इसमें भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है जो पहला भाग है उसे बोलते हैं, वो प्रीदीय भाग होता है। कौन सा भाग होता है, प्रीदीय भाग होता है, जिसे हम लोग कोर्टेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोर्टेक्स बोल सकते हैं, कोर्टेक्स। तथा दूसरा जो भाग होता है आंतरिक भाग, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेडुला बोल सकते हैं। जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो कोर्टेक्स हो गया, वल्कुट, ये हो गया मेडुला मतलब मध्यांश। तो आवरण जो है उस अंडाशय पीठिका से जुड़ा रहता है। अंडाशय पीठिका के 2 भाग होते हैं, दोनों भागों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंडाशय द्वारा, आप लोगों को पता है अंडाणु की क्रिया, अंडाणु निर्माण की क्रिया इसी अंग के अंदर संपन्न होती है, इसीलिए इसको प्राथमिक जननांग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अंडाशय द्वारा अंडाशय हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं, अंडाशय हार्मोन जो है वो स्रावित किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये अंडाशय हार्मोन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंडाशय हार्मोन जो होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन होते हैं और ये मादा के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण भी करते हैं। किसका नियंत्रण करते हैं, द्वितीयक गौण लैंगिक। जैसे नर के अंदर कौन था, टेस्टोस्टेरोन था,
जिसे नर हार्मोन कहा जाता है, ये मादा हार्मोन कहलाते हैं। ये जैसे आवाज का पतला होना लड़कियों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, इसके अलावा अगर बात करें जनन अंगों पर बालों का विकसित होना, ठीक है। बहुत सारे जो गौण लैंगिक लक्षण है वो इन्हीं के द्वारा यौनारंभ 12 से 19 वर्ष, जो 12 वर्ष के बाद में ये क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यौनारंभ या किशोरावस्था कितनी होती है, 12 से 19 वर्ष। इसके अलावा अगर बात करें तो अंडाशय की लंबाई की अगर बात करें तो वो 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है अंडाशय की जो लंबाई है उसकी अगर बात करें। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका कि डायग्राम किस प्रकार से होता है। और हमने जो ऊजेनेसिस की क्रिया पढ़ी थी, कौन सी क्रिया पढ़ी थी, ऊजेनेसिस की, जिसमें किसका फॉर्मेशन हुआ था, अंडाणु बना था। क्या बना था, अंडाणु जो है वो बना था। लेकिन अंडाणु से पहले एक ग्रोथ फेज आई थी। कौन सी फेज आई थी, ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज के अंदर मैंने कुछ क्रियाएं आपको बताई थी और उसी का आपको डायग्राम जो है मैं दिखाऊंगा अभी कि उसमें वो क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं वर्धी प्रावस्था में। तो देखिए डायग्राम इस प्रकार से, ये जो आपको डायग्राम अभी दिख रहा है ये किसका डायग्राम है, ये अंडाशय का काट है। किसका काट है, अंडाशय का काट ये होता है। इसमें देखिए आप, ये इसका आवरण हो गया बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये इसका क्या हो गया, आवरण हो गया। इसका क्या होता है, आवरण हो गया। इसमें ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं इन्हें बोला जाता है रुधिर वाहिकाएं। क्या बोला जाता है, रुधिर वाहिकाएं जो है इनको बोला जाता है। इसके बाद में बात करें तो देखिए मैंने वर्ती प्रावस्था में आपको बताया था प्राथमिक जो अंड जनन कोशिका है वो प्राथमिक पुट्टक का निर्माण करती है। किसका, प्राथमिक पुट्टक का। प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक बनते हैं। क्या बनते हैं, द्वितीयक पुट्टक। द्वितीयक पुट्टक से तृतीयक पुट्टक। तृतीयक पुट्टक के चारों ओर 2 आवरण होते हैं, बाह्य को एक्सटर्नल थिका और अंदर वाले को इंटरनल थिका। इसके बाद में अगर बात करें तो बनती है ग्रेफियन पुट्टिका। ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर अंडाणु रहता है और ग्रेफियन पुट्टिका से अंडाणु के बाहर आने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ओविलेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्रिया हो रही, ये 14वें दिन होती है। 8वां चक्कर पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक। ये जो क्रिया ये 14वें दिन होती है। कब होती है, 14वें दिन। इसके बाद में अंडाणु जो है वो बाहर अंडवाहिनी में आ जाता है, कार्पस लूटियम बन जाता है, पीली रंग की संरचना होती है, पित्तपिंड भी कहते हैं। ये कार्पस लूटियम होगा। इसके बाद में लास्ट में कार्पस एल्बिकेंस बनता है और ये पूरी प्रक्रिया जो है 28 दिन तक चलती है अंडाशय के अंदर, जिसे आर्तवें चक्कर कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, आर्तवें चक्कर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अंडाणु का निर्माण जो है वो होता है जो वर्ती प्रावस्था के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे अंडवाहिनी की। 2 नंबर जो है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की बात करते हैं। देखिए प्रत्येक अंडाशय से एक लंबी वाहिनी निकलती है। प्रत्येक अंडाशय से क्या निकलती है, एक लंबी। 2 अंडाशय हैं। कितने अंडाशय हैं, 2 अंडाशय हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 अंडाशय हैं। प्रत्येक अंडाशय से एक लंबी क्या निकलती है, अंडवाहिनी या एक वाहिनी निकलती है, जिसे क्या बोला जाता है, अंडवाहिनी बोला जाता है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो कितनी लंबी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अंडवाहिनी को आप 2-3 शब्द और भी बोल सकते हो। इसको फेलोपियन नलिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेलोपियन नलिका भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको डिंब वाहिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी भी इसको बोला जाता है। अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के पास होता है वह कीप के आकार का होता है। कैसा होता है, कीप के आकार का होता है। देखिए मैं साथ में आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ इसका, उसके साथ साथ आपको ये जो है वो समझ में आता रहेगा। तो ये आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है, इसमें हम साथ साथ बात करेंगे किसकी, जो डायग्राम है इसमें कौन सा अंग कहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको जो इस डायग्राम के अंदर ये जो लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर ये अंडाशय वाला भाग होता है। कौन सा, ये अंडाशय है। ये जो आपको संरचना दिख रही है ये किसकी है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय। यहाँ पे जो मैंने पहले आपको संरचना दिखाई थी, ये उदर गुहा के आधारीय भाग पर एक जोड़ी अंडाशय जो है वो स्थित होते हैं। इन्हें तो आप लोग लिख सकते हो अंडाशय। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं
अंडवाहिनी की, तो अंडवाहिनी, अंडाशय से 2 वाहिनियां निकलती हैं। कितनी वाहिनियां निकलती हैं? 2 वाहिनियां। एक तो ये रही, ठीक है, ये जो आपको यहाँ से लेकर ये दिख रही है, एक ये दिख रही है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होती हैं? अंडवाहिनी होती हैं। क्या होती हैं? अंडवाहिनी। आगे वाली लाइन मैंने बताई है कि अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के पास होता है, ये भाग क्या है? अंडाशय के पास होता है। अंडाशय के पास होता है, वो कीप के आकार का होता है। देखिए ये भाग जो है, ये कीप के आकार, किम्मा जो होता है ना, जिससे हम जो लिक्विड है वो जिसका नाप लेते हैं, कीप के आकार का, किम्मा जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, कीप के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? कीप के आकार का होता है, जिसे क्या बोला जाता है? कीपक कहा जाता है। इसे यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या बोला जाता है? कीपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीपक जो है वो उसको बोला जाता है। कीपक जो है, इसके आगे वाला भाग, ये जो भाग है आगे वाला, इस भाग को कीपक के आगे वाला जो भाग है, ये पहले ये देखिए, ये पीछे का भाग, ये आगे का, ये आपको अंगुली नुमा उभार दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है फिमरी, फिमरी बोल सकते हो, या फिर इनको बोला जाता है फिमरी, या फिर इनको आप बोल सकते हो झालर। क्या बोल सकते हो? झालर जो है वो इसको बोल सकते हो। ठीक है, जो अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहित करता है। जैसे ही अंडाणु इसके अंडाशय में बनता है तो इस झालर द्वारा क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है और बाद में इस अंडवाहिनी के आगे भेजा जाता है। ठीक है, कीपक से आगे पीछे वाला जो फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, इसे एम्पुला बोला जाता है। ये जो भाग होता है इसे बोला जाता है एम्पुला, जो अंडवाहिनी के अंदर ही होता है, और यही वह भाग होता है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है। किसकी आगे पढ़ेंगे? एम्पुला भाग में क्या होती है? निषेचन की क्रिया जो है वो होती है। इसके बाद में बात करें तो एम्पुला को तुम्बिका भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तुम्बिका जो है वो भी इसको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? तुम्बिका भी इसको बोला जा सकता है। तो ये यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में बात करें तो तुम्बिका भाग जो है अंडवाहिनी के अंतिम भाग में संकीर्ण पथ का निर्माण करता है। ये जो भाग है संकीर्ण पथ का जो है वो निर्माण ये करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे क्या बोला जाता है? संकीर्ण पथ, या फिर आप इस्थमस भी बोल सकते हो, या फिर उसे क्या बोल सकते हो? ये आगे का जो भाग है इसे इस्थमस जो है वो भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? इस्थमस जो है वो कहा जा सकता है। ये आपकी क्या हो गई? अंडवाहिनी से संबंधित जो बातें हैं वो हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गर्भाशय की। किसकी बात करते हैं? गर्भाशय की। 3 नंबर जो है वो आपका रहेगा गर्भाशय। गर्भाशय की बात करते हैं तो देखिए, गर्भाशय अंडवाहिनी का ये संकीर्ण पथ था, ठीक है, और इसे हमने इस्थमस बोला था। तो ये संकीर्ण पथ अंडवाहिनी को गर्भाशय से, ये अब आगे का भाग जो है, ये जो मैंने इस प्रकार से बनाया है दोनों तरफ, ठीक है, ये जो भाग है, सॉरी, ये और ये, ठीक है, ये भाग जो आपको दिख रहा है, इसे ये किससे जोड़ता है? इसको गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय की अगर बात करें तो गर्भाशय को बुम्ब या सामान्य भाषा में बच्चादानी कहा जाता है। गर्भाशय को क्या कहा जाता है? गर्भाशय की बात करें तो ये गर्भाशय हो गया। जैसे ये गर्भाशय गुहा होती है। क्या होती है? गर्भाशय गुहा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सामान्य भाषा में? बुम्ब या फिर बच्चादानी कहा जाता है। बुम्ब या फिर क्या बोला जाता है? बच्चादानी जो है वो इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है। ये जो है आपको दिख रहा है इतना भाग, ये किसका होता है? गर्भाशय का, जो उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का हमें नजर आ रहा है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात करते हैं। गर्भाशय का जो गर्भाशय होता है इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर जो है वो पाए जाते हैं। 3 स्तर पाए जाते हैं, और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है अंतः स्तर, ठीक है, एक होता है पेशी स्तर, और एक जो होता है वो होता है बाह्य स्तर। ठीक है, 3 स्तर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे अंदर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये भाग जो आपको दिख रहा है, या इधर वाली साइड बना दी, ये भाग जो आपको दिख रहा है ये होता है अंतः स्तर। क्या होता है? अंतः गर्भाशय स्तर, जिसे इंग्लिश में एंडोमेट्रियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम भी बोला जाता है।
इस भाग के अंदर ही जो आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी सभी क्रियाएं इसी भाग के अंदर क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। दूसरा भाग, ये जो भाग होता है ये पेशियों से बना हुआ होता है, तो इसलिए इसको पेशी स्तर, पेशी गर्भाशय स्तर या फिर इसको मायोमेट्रियम जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोमेट्रियम जो है वो बोला जाता है। मायोमेट्रियम जो है वो इसको बोला जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये तो हो गया मायोमेट्रियम। इसके अलावा हमने एंडोमेट्रियम बात कर ली। सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है, ये जो स्तर है, लास्ट जो बाहर वाला स्तर है, इसको क्या बोला जाता है? बाह्य स्तर या पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय स्तर जो है वो कहा जाता है, या इसको क्या बोला जाता है? पेरीमेट्रियम जो है वो इसको कहा जाता है। तो गर्भाशय में इस प्रकार से ये 3 स्तर होते हैं, अंत एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सॉरी ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे बाहरी स्तर जो है वो होता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आगे बात करते हैं गर्भाशय गिरवा की। 4 नंबर किसकी बात करते हैं? गर्भाशय गिरवा की। गर्भाशय गिरवा की बात करते हैं, जिसे सर्विक्स यूरेट्रियल बोला जाता है, ठीक है। गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा गर्भाशय आगे एक संकीर्ण पथ के अंदर खुलता है, या एक नाल के अंदर या कैनाल के अंदर खुलता है। ये जो है आगे, ठीक है, ये गर्भाशय गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्भाशय गिरवा जो है वो कहलाती है। गर्भाशय आगे आकर एक संकीर्ण नाल के अंदर खुलता है, जिसे गर्भाशय गिरवा जो है वो बोला जाता है। गर्भाशय गिरवा की जो गुहा है वो सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। ये जो गुहा होती है इसको सर्वाइकल कैनाल बोल सकते हो। कैनाल का मतलब होता है नाल। कैनाल किसे बोला जाता है? नाल को ही बोला जाता है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर भाग की, योनि भाग जो है उसकी बात करते हैं। 4 नंबर सॉरी 5 नंबर बात करते हैं योनि भाग की, ठीक है। योनि भाग की अगर बात करते हैं तो योनि भाग क्या होता है? योनि भाग जो है किससे निर्मित होता है, कैसे बनता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो गर्भाशय गिरवा जो है वो एक छिद्रनुमा दरार में खुलती है। ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या बोला जाता है? योनि भाग जो है वो कहा जाता है। छिद्रनुमा दरार में कौन खुलता है? गर्भाशय गिरवा खुलता है, जिसको क्या बोला जाता है? योनि कहा जाता है। और इस भाग के अंदर ही नर का जो शीशन भाग होता है, कौन सा भाग होता है? शीशन भाग होता है, वो इसके अंदर क्या छोड़ने का काम करता है? शुक्राणु प्रवेश कराने का मार्ग यही होता है। इससे होते होते यहाँ से होते होते शुक्राणु यहाँ अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, यहाँ उपस्थित अंडाणु से निषेचन की क्रिया जो है वो करते हैं, ठीक है। योनि व गिरवा नाल जो है वो मिलकर एक अन्य नाल का निर्माण भी करते हैं। ये जो योनि भाग है पूरा आपको दिख रहा है, ये मिलकर एक नाल बनाते हैं, जिसे बर्थ केनाल या फिर जन्म नाल भी बोला जाता है। बर्थ केनाल या फिर क्या बोला जाता है? जन्म नाल जो है वो इसको बोला जाता है। जो जब शिशु जन्म लेता है तो उसमें ये दोनों ही क्या होती हैं? सहायक होती हैं। अर्थात योनि भाग द्वारा ही शिशु का जो प्रसव की क्रिया है वो होती है, या जन्म की क्रिया जो है वो होती है, ठीक है। तो ये योनि भाग हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे बात करेंगे कुछ जो है आपके बाह्य जननेंद्रिय अंग है, उनकी बात करेंगे। मादा जनन तंत्र के अंदर बाह्य जननेंद्रिय अंग जो है वो कौन से होते हैं? 6 नंबर पे किसकी बात करने वाले हैं? बाह्य जननेंद्रिय अंगों की। अंडवाहिनी कर ली, गर्भाशय की कर ली, गर्भाशय गिरवा की बात कर ली, योनि की बात कर ली, और अब बात करेंगे बाह्य जननेंद्रिय अंग। बाह्य जननेंद्रिय अंग के रूप में भी मादा के अंदर जो है मुख्य रूप से 5 संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? 5 संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम है, जो आपको मैं एक बार फिर से साफ सुथरा डायग्राम भी इसका बनाकर दिखाऊंगा। तो बात कर लेते हैं पहले बाह्य जननेंद्रिय अंगों की बात कर लेते हैं कि बाह्य जननेंद्रिय अंग जो है वो क्या होते हैं। बाह्य जननेंद्रिय अंगों की बात करते हैं तो बाह्य जननेंद्रिय अंग के रूप में 5 अंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ। 5 अंग जो है पाए जाते हैं। पहला होता है वृहद बगोष्ठ, नाम लिख देता हूँ पहले मैं, वृहद बगोष्ठ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है लघु बगोष्ठ। कौन सा भाग होता है? लघु बगोष्ठ भाग होता है, जिसे बोला जाता है लेबिया
माइनोरा, क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा। तीसरे भाग की अगर बात करें तो वो होता है बगसेफ, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में क्लाइटोरिस, क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस। चौथा भाग जो होता है वो होता है योनि छद भाग होता है, हाइलिन जिसे बोला जाता है। पांचवा भाग जो होता है वो होता है जगन सेल। पांचवा भाग कौन सा होता है, जगन सेल। तो इस प्रकार से ये 5 भाग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में, बाह्य जननेंद्रिय अंगों के रूप में ये 5 भाग जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले वर्धभगोष्ठ की बात करते हैं। तो वर्धभगोष्ठ की बात करते हैं तो योनि भाग जो होता है, विजाइना भाग जो होता है, इसके बाहर की तरफ 2 बड़े पेशीय वलन पाए जाते हैं। 2 बड़े क्या पाए जाते हैं, पेशीय वलन पाए जाते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, वर्धभगोष्ठ या लेबिया मेजोरा जो है वो बोला जाता है। लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ की बात करें तो वर्धभगोष्ठ के नीचे 2 अन्य छोटे वलन पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस वर्धभगोष्ठ के नीचे 2 अन्य छोटे वलन और पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा भगसेप, भगसेप की बात करते हैं तो वर्धभगोष्ठ और लघु भगोष्ठ इन दोनों के मिलन बिंदु पर एक संरचना पाई जाती है, जहां पर बड़े वलन और छोटे वलन मिलते हैं, उनके मिलने के स्थान पर एक संरचना पाई जाती है जो अंगुली के समान होती है। किसके समान होती है, अंगुली के समान संरचना होती है, जिसे भगसेप या फिर क्लोटोरिस जो है वो बोला, सॉरी क्लाइटोरिस जो है वो बोला जाता है, क्लाइटोरिस जो है वो बोला जाता है। ठीक है, योनि छद भाग की बात करते हैं, हाइलिन जिसे बोला जाता है। ये योनि छद योनि के अंदर एक पतली परत के रूप में स्थित होता है। किसके रूप में, पतली परत के रूप में जो है वो स्थित रहता है, या इसे हम झिल्ली बोल सकते हैं। योनि के अंदर एक पतली परत या झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, योनि छद कहा जाता है। अगर बात करें योनि छद जो होती है, ये प्रथम मैथुन या फर्स्ट बार सेक्स की क्रिया या संभोग की क्रिया के दौरान यह आवरण जो है वो टूट जाता है। लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि ये सेक्स के कारण ही टूटे। कई बार मैथुन, कई बार क्या होता है कि व्यायाम करने से, अधिक व्यायाम करने से, साइकिल चलाने से व नियमित रूप से खेल कूद करने से भी महिलाओं के अंदर जो ये या लड़कियों के अंदर जो ये योनि छद वाले पतली झिल्ली होती है ये टूट सकती है। तो जरूरी नहीं है कि मैथुन क्रिया के दौरान ही ये टूटी हो। ठीक है ना, तो इसमें मैथुन क्रिया का होने का कोई सूचक नहीं होता कि हाइलिन या योनि छेद अगर नहीं है तो उसमें कि उस महिला द्वारा क्या है, सेक्स का अनुभव किया गया है। इसके अलावा कुछ औरतों का योनि छेद संभोग के बाद भी बना रहता है। भी संभोग की क्रिया के बाद भी कुछ महिलाओं का जो है वो योनि छद जो है वो बना हुआ रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्री के कर्मों या यौन अनुभव का जो है सूचक ये नहीं होता है। अगर संभोग की क्रिया हुई है तो ये टूट भी सकता है और कई बार नहीं भी टूट सकता। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर जो है जघन सेल। तो योनि के बाहर की तरफ जो वसीय ऊतकों से बने हुए, किससे बने हुए, वसीय ऊतकों से बना हुआ रोम युक्त भाग पाया जाता है। वसीय ऊतकों से बना हुआ कैसा भाग पाया जाता है, रोम युक्त भाग पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जघन सेल जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मादा जनन तंत्र की महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी। इसके बाद में लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो स्तन का रहेगा। किसका रहेगा, स्तन का रहेगा। उससे पहले मैं आपको इतना डायग्राम जो है वो दिखा देता हूँ, फिर से साफ सुथरा डायग्राम। ये देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही पूरा डायग्राम जो है आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी दिखा रखी है। ठीक है, स्तमस हो गया, किरणपथ, समझ आ रही बात, ये एम्पुला हो गया अंडवाहिनी का भाग। ठीक है ना, और ये किप्पक हो गया, कीप के आकार का, ये अंगुलीनुमा उभार झालर हो गई, ये आपका अंडाशय है, ये गर्भाशय गुहा हो गई, ये गर्भाशय फंडस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्तर अंतःस्तर, ये हो गया आपके मायोमेट्रियम, और ये हो गया आपके परिगर्भाशय, ये गर्भाशय गिरवा हो गई। ठीक है, और ये गर्भाशय गिरवा नाल हो गई अंदर की तरफ, और ये योनि वाला भाग जो है वो हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछे तो आपको ये बनाना है, और अगर विस्तार से पूछे तो आपको इसका वर्णन करना होता है। इसके बाद में आज लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो मादा जनन तंत्र से संबंधित ही है। किससे संबंधित है, मादा जनन तंत्र से संबंधित ही है, जिसका नाम है आपके स्तन, या इसे छाती भी बोल सकते हो, ब्रिस्ट भी इसको बोला जाता है। स्तन की बात करते हैं तो ये मादा के अंदर सहायक अंगों की तरह कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, सहायक अंगों के रूप में जो है वो कार्य
करते हैं। और स्तनधारी मादा जो होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियों युक्त, किससे युक्त, स्तन ग्रंथियों से युक्त एक जोड़ी जो है वो स्तन पाए जाते हैं। नर के अंदर भी पाए जाते हैं लेकिन वो सहक्रिय नहीं होते, नर के अंदर भी पाए जाते हैं वो सहक्रिय नहीं होते। लेकिन अगर मेल के अंदर अगर गुणसूत्रीय विकार कोई हो जाए, अगर 48 गुणसूत्र हो जाए, 49 गुणसूत्र हो जाए, ठीक है, XX गुणसूत्र अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, XY तो होते ही हैं, इसके अलावा XX और बढ़ जाए तो क्या होगा, स्तन जो है वो विकसित हो जाते हैं और उन लोगों को हम लोग किन्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किन्नर, जिन्हें गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है। तो ये तो आपको सामान्य जानकारी थी जो आपके आगे आएगी रोग के अंदर, तब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक जोड़ी जो है वो स्तन ग्रंथियों युक्त जो है वो स्तन मादा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करें तो ये मुख्य लक्षण होता है स्तनधारियों का। अब बात करते हैं स्तन की संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, बाद में मैं डायग्राम द्वारा आपको समझाऊंगा। स्तन जो है वो वसीय और ग्रंथिल उत्तक से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से उत्तक होते हैं, वसीय उत्तक एवं जो ग्रंथिल उत्तक होते हैं उनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। वसीय उत्तक और ग्रंथिल उत्तक से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ग्रंथिल उत्तक जो है, ये ग्रंथिल उत्तक ये 15 से 20 पालियों के अंदर बंटा हुआ होता है। ग्रंथिल उत्तक किसमें बंटा होता है, 15 से 20 पालियों के अंदर ये बंटा हुआ रहता है। ठीक है, ये पाली जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे में खुलती है। किसमें खुलती हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे में खुलती हैं और उन्हें कुपिका कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, कुपिका जो है वो बोला जाता है। कुपिका आगे चलकर एम्पुला में खुलती है। ये एम्पुला दूसरा भाग है, ठीक है ना, वो नहीं है अंडवाहिनी वाला, दूसरा भाग है, एम्पुला में खुलती है। ठीक है, एम्पुला आगे चलकर एक दूसरी संरचना आती है तुम्बिका, जबकि हमने, ठीक है, तुम्बिका के बाद कौन सा भाग पाया जाता है, एम्पुला भाग, सॉरी, एम्पुला के बाद में कौन सा भाग पाया जाता है, तुम्बिका भाग जो है वो पाया जाता है। तुम्बिका की अगर बात करें तो तुम्बिका एक अन्य वाहिनी के अंदर खुलती है। तुम्बिका किसमें खुलती है, एक अन्य वाहिनी के अंदर खुलती है जिसे बोला जाता है दूध वाहिनी। क्या बोला जाता है, दूध वाहिनी, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोला जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो इसको बोला जाता है, जो दूध को आगे किसमें भेज देती है, चूचक या निपुल या स्तनागर, स्तनागर या इंग्लिश में इसको निपल्स जो है वो बोला जाता है, उनके अंदर भेज देती है या बाहर उत्सर्जित जो है वो कर देती है। मादा में अगर चूचक की बात करें तो ये 15 से 25 होते हैं और 0.5 mm के होते हैं। 0.5 mm जो है इसके आकार के होते हैं और लगभग 15 से 25 जो है चूचक या स्तनागर जो है छिद्र जो है इस चूचक पर पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो है वो जो दूध है वो बाहर स्रावित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मादा के चूचक के चारों ओर तरफ का क्षेत्र वसा पेशियों के कारण काफी उभरा हुआ होता है। वसा और पेशियों के कारण क्या होता है, उभरा हुआ होता है, थोड़ा मतलब उभारनुमा होता है। ठीक है, तो ये आपके स्तन थे। इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आपको समझने की ये आवश्यकता है कि स्तन ग्रंथियां जो है वो वसीय ग्रंथिल उत्तक होते हैं। वसीय उत्तक, ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक किसमें बदला, कुछ पालियां होती हैं, पालियों से क्या बनी, कुपिका। कुपिका किस में बदली, एम्पुला में। एम्पुला आगे किस में, तुम्बिका में। तुम्बिका से क्या निकलती है, दूध वाहिनी। दूध वाहिनी से लास्ट में क्या होते हैं, चूचक होते हैं, जिन पे छिद्र उपस्थित होते हैं, जो 15 से 25 हो सकते हैं और 0.5 mm के होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए आप, तब आपको आसानी से ये समझ में आने वाला है। ये आपके डायग्राम है, इसमें फिर से समझ लीजिए स्तन ग्रंथि कार्य के काट। इसके अलावा मेरा एक वीडियो और भी बनाया हुआ है इस पर, वो भी आप लोग देख सकते हो। इसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। तो देखिए इसके अंदर बात की तो ये क्या हो गई, पंसली हो गई, ठीक है ना, ये पंसलियां हो गई छाती भाग के अंदर। पंसलियों के बीच की पेशियां हो गई ये यहाँ पे, ठीक है। ये वसा उत्तक होते हैं, ये क्या होते हैं, वसा उत्तक होते हैं। इसके बाद में ग्रंथिल उत्तक, कौन होते हैं, ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक होते हैं वो पालियों में विभक्त होते हैं। किसमें विभक्त हो जाते हैं, पालियों के अंदर। पालियां क्या करते हैं, ये बड़ी पेशियां पाई जाती हैं बीच के अंदर, ठीक है ना, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, बाद में क्या बनते हैं पालियां, ग्रंथिल उत्तक की पालियां फिर क्या बनाती हैं, कुपिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कुपिका। कुपिका से फिर क्या बनता है, एम्पुला या स्तन नलिकाएं बनती है।
क्या बनती है? स्तन नलिकाएं। स्तन नलिकाओं से क्या बनती है? तुम्बिका, और तुम्बिका से क्या निकलती है? नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? दूध वाहिनी बोला जाता है। और दूध वाहिनी के बाद में क्या पाए जाते हैं? लास्ट में इस प्रकार से जो है चूचक जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, या इन्हें स्तनागर जो है या निप्पल इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो भाग है ये उभरनुमा भाग होता है, उभारनुमा जो है वो भाग होता है। इसे एरियोला या चूचक पृष्ठ जो है वो बोला जाता है। इस प्रकार से ये आपके स्तन ग्रंथि थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।